दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इल्तुतमिश को पूरा कर लिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में हमने देखा था कि रजिया सुल्तान का किस तरह से यानी दमन हो जाता है। तो रजिया सुल्तान के दमन में एक प्रमुख व्यक्ति का हाथ था जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन एतगिन। इख्तियारुद्दीन एतगिन ने जैसे ही अल्तुनिया विद्रोह करता है और अल्तुनिया और रजिया जैसे शादी कर लेते हैं, कैथल नामक स्थान पर मारे जाते हैं दोनों। और पीछे से दिल्ली की गद्दी पर रजिया आपको बताया था कि याकूत को बिठाकर गई थी। याकूत की हत्या कर दी जाती है और इख्तियारुद्दीन एतगिन के द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम था नासरुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी यानी दिल्ली का शासक घोषित कर दिया जाता है। आज हम पढ़ेंगे नासरुद्दीन बहराम शाह। तो हेडिंग डालिए भी, नासरुद्दीन बहराम शाह, सॉरी मोइनुद्दीन बहराम, मोइनुद्दीन बहराम शाह। टाइमिंग पीरियड है 1240 से लेकर 1242, यानी 1240 में रजिया की हत्या कर दी जाती है। बस इससे एक ही सवाल बनता है दोस्तों, एक व्यक्ति था यानी इसको शासक बनाने में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो इख्तियारुद्दीन एतगिन, इस व्यक्ति की इसको शासक बनाने में प्रमुख भूमिका थी। इसलिए जैसे ही ये शासक बनता है तो इख्तियारुद्दीन एतगिन के द्वारा इनसे एक नए पद का सृजन करवा दिया जाता है। और सबसे जिस चीज के लिए पढ़ रहे हैं वो यही है, इसने एक नए पद का सृजन किया था और नए पद का सृजन है नाइब ए मामलिकात। नाइब ए मामलिकात, नाइब यानी सभी मामलों का हेड था। नाइब मामलिकात, इससे पहले एक पद था जिसका नाम था दीवाने विजारत। दीवाने विजारत यानी वजीर। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के बाद में प्रमुख जो पद था यानी दूसरे नंबर का जो पद था वो था दीवाने विजारत। लेकिन जैसे ही नाइब मामलिकात बनता है, नाइब मामलिकात दूसरा सुल्तान के बाद में बड़ा सर्वोच्च पद हो जाता है। इसी को आप यूं कह सकते हैं उप सुल्तान। उप सुल्तान बन जाता है। और इस पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इस व्यक्ति का नाम है इख्तियारुद्दीन एतगिन। अब ये देखो, इतना बड़ा आदमी, इख्तियारुद्दीन एतगिन उप सुल्तान बन जाता है। जैसे उप सुल्तान बना तो इसने अपने ही पद का दुरुपयोग किया। अब ये शाही प्रतीकों का प्रयोग करने लग जाता है एक सुल्तान की तरह। शाही प्रतीकों में जैसे ढोल है, नगाड़ा बजवाता है, नगाड़ा, नौबत, हाथी रखता है भी, यानी एक सुल्तान की तरह अपना जीवन यापन करने लग जाता है। इस बात की खबर चली जाती है। और तो और इसने बहराम शाह यानी मोइनुद्दीन बहराम शाह, इख्तियारुद्दीन एतगिन ने मोइनुद्दीन बहराम शाह की तलाकशुदा बहन से शादी भी की। तलाकशुदा बहन से शादी, यानी एक तरीके से जो देखें तो इख्तियारुद्दीन एतगिन मोइनुद्दीन बहराम शाह का जीजा बन जाता है। सीधी सी बात है। अब जैसे ये शाही प्रतीकों का प्रयोग करने लग जाता है तो बहराम शाह ने इसकी हत्या करवा दी। बहराम शाह ने हत्या करवा दी क्योंकि ये शाही पदों का दुरुपयोग करने लग गया था। लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ एक ही चीज पूछी जाती है। जैसे पिछली बार आरएएस में एक प्रश्न पूछा गया था कि दीवाने अर्ज नामक नए पद का सृजन किसने किया था, तो वो बलबन ने किया था। आपसे बहराम शाह में एक ही चीज पूछी जाएगी। दो चीजें हैं, दो चीजों के लिए हम पढ़ रहे हैं, एक अभी आएगी। पहली चीज यही है कि नाइब ए मामलिकात पद का सर्जन किसने किया था, तो नाइब ए मामलिकात पद का सर्जन किया था मोइनुद्दीन बहराम शाह। बस सबसे मोस्ट चीज यही है। इस पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इख्तियारुद्दीन एतगिन। इसकी हत्या करवा दी जाती है। अब ये देखो, जितने भी षड्यंत्रकारी थे, दूसरा व्यक्ति था यानी बहराम शाह के बाद में एक अन्य पद पर एक व्यक्ति था। अन्य पद का नाम था अमीर हाजिब। अमीर
ए हाजिब। अब अमीर ए हाजिब क्या होता है, तो ये दरबारी शिष्टाचार मंत्री होता है। दरबारी शिष्टाचार मंत्री। इस अमीर ए हाजिब पर पद पर बैठने वाला व्यक्ति कौन था, तो बदरुद्दीन शंकर रूमी था। बदरुद्दीन शंकर रूमी ये बैठा। अब बदरुद्दीन शंकर रूमी की भी बहराम शाह ने हत्या करवा दी, यानी ये इसके विद्रोह कर, यानी दरबार में एक माहौल पैदा करते हैं कि मोइनुद्दीन बहराम शाह की शक्तियों का उपयोग ये करने लग जाते हैं। इसलिए मोइनुद्दीन बहराम शाह ने इनकी हत्या करवानी स्टार्ट कर दी। तो अन्य पद पर अमीर ए हाजिब पद पर कौन बैठा हुआ था, तो बदरुद्दीन शंकर रूमी, इसकी हत्या करवा दी जाती है। और इसी के काल में यानी मोइनुद्दीन बहराम शाह के काल में इसके वजीर पद पर कौन नियुक्त था, वजीर के पद पर यानी दीवाने विजारत पद पर नियुक्त कौन था, तो मुहाजुद्दीन ये व्यक्ति बैठा हुआ था। अब देखो इसकी भी हत्या होगी, इसकी भी हत्या होगी, तो इसको ये बात पता चल जाती है कि नया नंबर मेरा ही है। लेकिन इसी समय एक घटना घटती है और सबसे मोस्ट यही है, ये मैंने कहा था ना, मोइनुद्दीन बहराम शाह को अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों के लिए पढ़ रहे हैं। मैंने स्टार लगाकर लिख दिया है कि इसी समय 1241 ईडी में दिल्ली सल्तनत पर पहली बार मंगोल आक्रमण होता है। दिल्ली सल्तनत पर पहली बार मंगोल आक्रमण, यानी मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। अब तक हमने देखा था कि मंगोल आक्रमण तो कर रहे थे लेकिन दिल्ली सल्तनत नहीं पहुंचे थे, लेकिन ये पहली बार है कि जिसने दिल्ली सल्तनत पर हस्तक्षेप किया था। अब जैसे और इस दिल्ली से मंगोल नेता कौन था इस समय, तो ये भी खूब एग्जाम में पूछा जाता है कि मंगोल नेता का क्या नाम था। मंगोल नेता का नाम था ताहिर बहादुर, या इसी को किताबें ये लिखती है कि तेर बहादुर के नेतृत्व में आक्रमण होता है। और आक्रमण इसने किया कहा था, तो इसने लाहौर पर आक्रमण किया था और लाहौर को नष्ट कर दिया था। यानी वजीर कौन था, तो मुहाजुद्दीन था। मुहाजुद्दीन का नंबर था। अब यानी आप मैंने बता दिया कि इन दोनों की हत्या हो जाने के बाद में इसको ये बात पता चल जाती है कि नहीं अब हत्या होगी तो वो मेरी होगी। लेकिन इसी समय 1241 ईडी में दिल्ली सल्तनत पर प्रथम बार मंगोल आक्रमण होता है। बस यही चीज आपको याद रखनी है कि दिल्ली सल्तनत पर पहली बार मंगोल आक्रमण किसके काल में हुआ था, तो मोइनुद्दीन बहराम शाह के काल में हुआ था। किसने किया था, तो ताहिर बहादुर या तैर बहादुर ने किया। इसने कहाँ अटैक किया, तो लाहौर में अटैक किया। इसने लाहौर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अब मोइनुद्दीन बहराम शाह ने इस मुहाजुद्दीन को लाहौर यानी इस दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण से बचने के लिए, यानी मंगोलों की सुरक्षा के हेतु इसको भेज दिया लाहौर, यानी लाहौर भेजा सेना सहित लाहौर भेज दिया जाता है वजीर को। अब मुहाजुद्दीन को यह लगता है कि मुझे तो निसंकोच मरने के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि उधर से मंगोल आक्रमण हो रखा है और मंगोल इतने खतरनाक है कि वो हत्या ही करते हैं। तब ये लाहौर तो जाता है, यानी दिल्ली से रवाना तो हो जाता है, लेकिन रास्ते में इसने अपनी सेना को भड़का दिया था, यानी अपने ही सेना को भड़काता है और वापस दिल्ली आकर मोइनुद्दीन बहराम शाह की हत्या कर देता है। तो ये लो मोइनुद्दीन बहराम शाह पूरा कंप्लीट हो जाता है। यानी मोइनुद्दीन बहराम शाह का टाइमिंग पीरियड क्या है, तो 1240 से लेकर 1242। मोइनुद्दीन बहराम शाह को शासक बनाने में प्रमुख योगदान किसका था, एक तो इख्तियारुद्दीन एतकिन का था। मोइनुद्दीन बहराम शाह ने एक नए पद का सृजन किया था, जिसका पद का नाम था नाइब ए मामलिकात, यानी उप सुल्तान। कभी प्रश्न पूछे कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के बाद में दूसरा सर्वोच्च पद क्या था, तो अगर ऑप्शन में नाइब ए मामलिकात है, देखो दो पद थे, पहले थे दीवाने विजारत तब तक ही था जब तक नाइब ए मामलिकात पद नहीं था। लेकिन जैसे ये पद बनता है तो दूसरा सर्वोच्च पद इसी के पास में, यानी इस शक्तियां इसी के पास में थी। इसे उप सुल्तान भी कह सकते हैं। इस पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, इख्तियारुद्दीन एतकिन था। ये शाही प्रतीकों का प्रयोग करता है और इसने बहराम शाह की तलाकशुदा बहन से शादी की, लेकिन ये शाही प्रतीकों का प्रयोग करता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो इसलिए बहराम शाह ने इसकी हत्या करवाई। अन्य पद पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था अमीर ए हाजिब, यानी इस पद का क्या नाम है, तो दरबारी शिष्टाचार मंत्री था। इस पर बैठने वाला व्यक्ति कौन था, तो बदरुद्दीन शंकर रूमी। इसकी भी हत्या करवा दी जाती है बहराम शाह के द्वारा।
नेक्स्ट बचा था वजीर। वजीर का नाम था मुहाजुद्दीन। मुहाजुद्दीन को ये लगने लग जाता है कि अब नई हत्या मेरी होगी। लेकिन इसी समय दिल्ली सल्तनत पर पहली बार मंगोल आक्रमण होता है। किसके नेतृत्व में हुआ? तो ताहिर बहादुर या तैर बहादुर के नेतृत्व में। इसने कहाँ अटैक किया? लाहौर पर। अब लाहौर सेना सहित किसको भेज दिया जाता है? मुहाजुद्दीन को भेज दिया जाता है। अब इसको ये लगता है कि मुझे तो मोइनुद्दीन बहराम शाह ने मरने के लिए भेजा है, इसलिए इसने अपनी ही सेना को भड़का दिया था और ये वापस दिल्ली आता है और दिल्ली आकर मोइनुद्दीन बहराम शाह की हत्या कर दी जाती है। अब दिल्ली सल्तनत पर नया शासक बैठता है। उस शासक का नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह। तो हेडिंग डालेंगे अलाउद्दीन मसूद शाह। अगर भाई वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें भी, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें भी, ताकि जो जितने भी यूपीएससी पीसीएस नेट जेआरएफ दे रहे हैं उन सभी को फायदा मिल सके। नया शासक है जिसका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह का टाइमिंग पीरियड रहता है 1246 से लेकर, बस कुछ याद नहीं करना है, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर 1296, बस कुछ नहीं याद करना, बीच में पड़ता है इसलिए बता रहा। अलाउद्दीन मसूद शाह, इसके समय एक व्यक्ति है बलबन। बलबन इसके समय अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त। अमीर है हाजिब के पद पर नियुक्त एक व्यक्ति है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन हसन गोरी। कुतुबुद्दीन हसन गोरी। कुतुबुद्दीन हसन गोरी इस समय यानी इनके समय अलाउद्दीन मसूद शाह के समय नायब मामलिकात पद पर था। बलबन के द्वारा यानी बलबन के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या करवा दी जाती है। अलाउद्दीन बलबन के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या करवा दी गई और नासिरुद्दीन महमूद शाह को गद्दी पर बैठाया जाता है। महमूद शाह को गद्दी पर बैठाया जाता है क्योंकि ये दिल्ली यानी बलबन का दामाद था। तो ये लोग भी अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, बस बीच में पढ़ता है, टाइमिंग पीरियड वगैरह सब नोट करके ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएससी है, पीसीएस है, नेट जेआरएफ है, इनमें पूछ लिया जाता है। तो बलबन इसके समय इसके इस पद पर नियुक्त था, अमीर हाजिब यानी दरबारी शिष्टाचार मंत्री था। कुतुबुद्दीन हसन गोरी नायब मामलिकात पद पर था और बलबन के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या करवा दी जाती है और नया शासक दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान बन जाता है। कौन बन जाता है? नासिरुद्दीन महमूद शाह। तो नया हेडिंग डालें भी नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह, इनका टाइमिंग पीरियड है 1240 से लेकर 1265 तक। 1246 से लेकर 1265। ये इंपॉर्टेंट शासक है भी, इनसे प्रश्न बन सकते हैं। तो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो देख लीजिए। पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि इल्तुतमिश का अंतिम वंशज कौन था? इल्तुतमिश का अंतिम वंशज यानी इल्तुतमिश का अंतिम वंशज कौन था? तो ये था, क्योंकि इसके बाद में हम बलबन पढ़ेंगे और बलबन स्टार्ट हो जाता है, बलबन से स्टार्ट हो जाता है बलबनी वंश। इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? तो इल्तुतमिश आपको मैंने बताया था इलवारी तो शमसी वंश का शमसी वंश से संबंधित था। तो ये भी लिख सकते हैं कि शमसी वंश का अंतिम शासक, शमसी वंश का अंतिम शासक। ये दो लाइनें बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी उपाधि पर बहुत सवाल बनता है। एक ही उपाधि है, उपाधि, इसकी उपाधि थी दरवेश, यानी सादा रहन सहन के कारण इसकी उपाधि थी दरवेश। जिस प्रकार मुगल काल में आप सादा रहन सहन के कारण औरंगजेब की उपाधि आएगी, तो ये दरवेश था, यानी बहुत उदार प्रवृत्ति का शासक हुआ था, इसलिए इसको दरवेश कहा गया था।
एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोइनुद्दीन सिराज, मिहानुद्दीन नाम है, मिहानुद्दीन सिराज, मिहानुद्दीन सिराज। इनकी किताब है तबकाते नासिरी, यानी कि इनकी किताब का नाम क्या है? इनकी किताब है तबकाते ए नासिरी। इस तबकाते ए नासिरी में ये कुछ चीजों का उल्लेख करता है। पहली बात तो ये कहता है, ये नासिरुद्दीन महमूद साहब को समर्पित है। ये पूरी की पूरी किताब नासिरुद्दीन महमूद शाह को समर्पित, शाह को समर्पित। इसी किताब में, यानी मिनाजुद्दीन सिराज की किताब में तबकाते नासिरी में इसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा गया है। लेकिन दिल्ली का आदर्श सुल्तान अलग था, हम तुगलक काल में भी पढ़ेंगे। इसी किताब में इसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा गया है, दिल्ली का आदर्श सुल्तान। अब दोस्तों, दिल्ली का आदर्श सुल्तान तुगलक वंश का शासक था, लेकिन तबकाते नासिरी में किसे कहा गया है? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह को कहा गया। ये बात आप ध्यान रखें, नोट लगा लेना भाई। तबकाते नासिरी के अनुसार ये है, जबकि दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान पूछेंगे तो तुगलक काल में आएगा। अब इसने ऐसा क्यों कहा था? तो ये लिखता है कि यह एक अच्छा सुलेखक था, यानी बहुत अच्छा लेखक था। ये कुरान की आयतें लिखकर उनको बाजार में बेचता था और उसी से खर्चा चलाता था। कुरान की आयतें लिखकर बाजार में बेचता और उनसे खर्चा चला था। यानी इतना राधा। इसकी पत्नी थी हुजैरा, ये बलबन की बेटी थी हुजैरा। हुजैरा स्वयं खाना बनाती थी, यानी एक रानी होकर दिल्ली सल्तनत की सुल्तान की पत्नी है, लेकिन ये स्वयं खाना बना रही है। तो आप सोच सकते हैं, स्वयं खाना बनाती थी। इसने अपने आप को राज्य का ट्रस्टी कहा है, अपने आप को राज्य का ट्रस्टी कहा। यानी सुल्तान नहीं हूं मैं, तो एक राज्य का सेवादार हूं, ये कह रहा है। ये तबकाते नासिरी में लिखा हुआ है। यानी आपसे पूछे नासिरुद्दीन महमूद शाह, इल्तुतमिश का अंतिम वंशज कौन है? तो इल्तुतमिश का अंतिम वंशज है नासिरुद्दीन महमूद शाह। इसकी उपाधि क्या है? तो दरवेश। शमसी वंश का अंतिम शासक पूछे तो ये है। मिनाजुद्दीन सिराज की किताब है तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी में किससे दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा गया है? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह को समर्पित किताब कौन सी? तबकाते नासिरी। नाम में आ रहा है नासिरी में। ये एक सुलेखक था, कुरान की आयतें लिखकर बाजार में बेचता था और उसी से खर्चा चलाता था। मुगल काल में आप देखेंगे कि यही काम औरंगजेब करेगा। इसकी पत्नी थी हुजैदा स्वयं अपना खाना, यानी इनका स्वयं का खाना खुद बनाती थी। अपने आप को ये राज्य का ट्रस्टी कहता है। ये था अलाउद्दीन महमूद शाह का थोड़ा बेसिक इंट्रो। और पढ़ते हैं भी। इसके समय अब देखो, मैंने कहा था ये बलबन का दामाद है। इसने क्या किया कि 1249 एडी में इसने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी। बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी। आपसे पूछे कि बलबन को उल्लू खां की उपाधि किसने दी थी? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह ने दी। अब बलबन को इसी नासिरुद्दीन महमूद शाह ने और क्या क्या किया? तो आप, मैंने बताया था कि ये इसका दामाद है। तो पहली बात तो यही लिख सकते हैं कि इसने नाइब ए मामलिकात पद पर, नाइब ए मामलिकात पद पर नियुक्त किया इसे। यानी बलबन का बहुत बड़ा कद हो गया।
नाइबे मामलिकात उप सुल्तान बन गया है। बलबन की पुत्री है हुजैदा, हुजैदा से शादी की थी इसने। अब जैसे ये नाइबे मामलिकात पद पर नियुक्त होता है बलबन, तो बलबन ने भी क्या किया, सुल्तान की शक्तियों का प्रयोग करने लगा है। सुल्तान के समान शाही प्रतीकों का प्रयोग करता है। सुल्तान के समान शाही प्रतीकों का प्रयोग, यानी नगाड़ा बजवाता है, नौबत बजवाता है, हाथी रखता है। और तो और नाइबे मामलिकात पद पर जैसे ही नियुक्त हुआ तो इसने, बलबन ने अपने चहेतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। इस समय वजीर था, वजीर बनाया अबू बकर को, तो ये बलबन का भाई था। यानी उच्च पदों पर अपने निकट संबंधियों को रख रहा है अभी बलबन। समाना और बठिंडा दो रियासतें हैं, समाना और बठिंडा। समाना और बठिंडा पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, शेर खां को। वो भी बलबन का क्या था, भाई था भी। इसने काजी के पद पर मिनाजुद्दीन सिराज को ही रखा, मिनाजुद्दीन सिराज को रखा। इसी ने अमीर ए हाजिब पद पर, अमीर ए हाजिब यानी दरबारी शिष्टाचार मंत्री पर किसलू खां को रखा। अब किसलू खां कौन था, तो ये भी इसका भाई था। यानी जैसे ही नाइबे मामलिकात पद पर बलबन नियुक्त होता है तो अपने शक्तियों, तो बलबन का उत्कर्ष हो ही रहा है, ऊपर से इसने दरबार में जितने भी महत्वपूर्ण पद थे उन सभी पदों पर अपने निकट संबंधियों को नियुक्त कर दिया। तो बलबन का कद बहुत बड़ा हो गया। और इसी समय सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि नासरुद्दीन महमूद शाह ने मंगोलों से रक्षा हेतु, मंगोलों से रक्षा हेतु पहली बार रक्षा के लिए 3000 अफगान सैनिकों की नियुक्ति होती है। 3000 अफगान सैनिकों की नियुक्ति, सैनिकों की नियुक्ति। सिकंदर लोधी आएगा तो उस समय लोधी वंश जब पढ़ेंगे तो पूरे अफगान के अफगान आ जाएंगे। लेकिन पहली बार अफगान नियुक्ति कब हुई दिल्ली सल्तनत में, तो पहली बार अफगान नियुक्ति हुई थी नासरुद्दीन महमूद शाह के समय। और ये प्रश्न आज से पहले 10वीं बार पूछा जा चुका है कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार, दिल्ली सल्तनत में पहली बार अफगानों की नियुक्ति किसके काल में हुई। पहली बार अफगानों की नियुक्ति, तो पहली बार अफगानों की नियुक्ति हो रही है इनके काल में, नासरुद्दीन महमूद साहब। और इसी समय मंगोल नेता था हलाकू खां, मंगोल नेता था जिसका नाम था हलाकू खां। हलाकू खां के दरबार में 1260 ईस्वी में इसने एक दूत भेजा था। बस ये याद रखना कि यानी मंगोलों के दरबार में दूत भेजे। हलाकू खां के दरबार में दूत कब भेजा गया था, तो 1260 ईस्वी में। किसने भेजा था, तो नासरुद्दीन महमूद शाह ने दूत बनाकर भेजा था। मंगोल नेता कौन था, तो हलाकू खां। तो ये नासरुद्दीन महमूद शाह 1249 ईस्वी में बलबन को उलूग खां की उपाधि देता है और नाइबे मामलिकात पद पर नियुक्त करता है। बलबन की पुत्री हुजैदा से शादी करता है। और बलबन जैसे ही नाइबे मामलिकात पद पर नियुक्त होता है तो बड़े बड़े सर्वोच्च पदों पर अपने ही निकट संबंधियों को बिठा देता है। इसी समय मंगोलों से रक्षा हेतु पहली बार दिल्ली सल्तनत में 3000 अफगान सैनिकों की नियुक्ति होती है। और ये प्रश्न आज से पहले खूब एग्जाम पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार अफगानों की नियुक्ति किसने की थी, तो नासरुद्दीन महमूद शाह ने की थी। इसी समय मंगोल नेता था, मंगोल नेता का नाम था हलाकू खां। हलाकू खां के दरबार में एक दूत भेजा जाता है। कब भेजा जाता है, तो 1260 ईस्वी में दूत भेजा गया था, राजदूत भेजा गया था। इसी नासरुद्दीन महमूद शाह के कालखंड में एक और व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति का नाम है इमादुरीन रेहान। इमादुरीन रेहान। अब इस व्यक्ति का
इनके जीवन काल में क्या प्रभाव है। सबसे पहले तो इसका उपाधि या उपनाम, बस मोस्ट यही है। उपनाम, दो उपनाम है, याद रखेंगे आप। उपनाम इसे कहते हैं शांति का अपहरण करता, शांति का अपहरण करता। यानी अब तक जो भी चल रहा था तो सब शांति प्रिय से सब कुछ हो रहा था, लेकिन जैसे इसकी एंट्री होगी तो पूरा दिल्ली सल्तनत में तंग भंग हो जाएगा। अब कैसे होता है वो देख लीजिए। धर्मयुच्युत या षड्यंत्रकारी कहते हैं इसे, चुप या इसे कहते हैं षड्यंत्रकारी। अब इमादुद्दीन रेहान का क्या योगदान रहा था, तो बात है 1251-52 में इसने नासरुद्दीन महमूद शाह के कान भर दिए। और किसके खिलाफ भरे? बलबन के खिलाफ। बलबन के खिलाफ ये कहता है कि आप तो नाम मात्र के सुल्तान हैं, आपकी समस्त शक्तियों का प्रयोग तो बलबन कर रहा है, इसलिए आप बलबन को क्या करें कि एक आदेश दें और हांसी भेज दें, यानी हांसी हरियाणा से। और ये चाह रहा है कि मुझे दिल्ली से, जैसे ही बलबन दिल्ली से दूर होगा तो मैं नजदीक बैठूंगा और मैं सभी शक्तियों का स्वामी बनूंगा। यानी बलबन इस समय उत्कर्ष में था और अपनी चरम शक्ति पर पहुंच गया था, नायब मामलिकात जैसे पद पर पहुंच जाता है। तो इसीलिए ये चिढ़ रहा था इमादुद्दीन रेहान चाहता था कि बलबन किसी तरीके से दिल्ली से दूर हो, इसलिए इसे हांसी का आदेश दिलवाया जाता है। अब और तो और इसे हांसी के बाद में इसे आदेश ये दे दिया गया कि आप नागौर जाए। अब उधर देखो, बलबन भी एक अच्छा योग्य व्यक्ति था, उसने नासरुद्दीन यानी सुल्तान के आदेश की अवहेलना नहीं की। अगर वह चाहता तो इस आदेश का अवहेलना करता और विद्रोह भी कर सकता था। और इस समय बलबन इतना उत्कर्ष में था कि इस विद्रोह का दमन, यानी जो विद्रोह करता उसको सफलता के अंजाम तक भी पहुंचा सकता था, लेकिन उसने सुल्तान की आज्ञा की अवहेलना नहीं की और चुपचाप यही चला जाता है। और यही बात बलबन के जीवन में बहुत बड़ी निकल कर आएगी और आगे सुल्तान बनेगा। ये बलबन को आदेश दिया जाता है कि हांसी जाओ, हांसी से भेज दिया जाता है नागौर। अब पीछे से यह क्या करता है कि समस्त जितने भी बलबन ने जितने भी निकट संबंधी थे, निकट संबंधियों को उच्च पदों पर बिठाया था, तो समस्त निकट संबंधियों को उनके पदों से मुक्त कर दिया जाता है। समस्त महत्वपूर्ण पदों पर बलबन के निकट संबंधियों को हटाया, बलबन के निकट संबंधियों को हटाया भी और अपने निकट संबंधियों को लगाता है। अब जैसे ही थोड़ा समय बीता तो नासरुद्दीन महमूद शाह को ये रियलाइज होता है कि ये व्यक्ति यानी ये शांति का अपहरण करता है, मैंने बलबन को, यानी अपनी ही गलती का एहसास होता है कि मैंने बलबन को अपनी ही वजह से, इस व्यक्ति के कान भरे जाने की वजह से बलबन को मेरे से दूर कर दिया। इसलिए बलबन को वापस दिल्ली बुला लिया जाता है। बलबन को वापस दिल्ली बुला लिया, क्योंकि ये जब बलबन नागौर पहुंच जाता है, राजस्थान में नागौर पहुंचा, तो पीछे से दिल्ली सल्तनत में जितनी भी व्यवस्थाएं भी वो सब ठप हो जाती है और इमादुद्दीन रेहान अपने पद का दुरुपयोग करने लग जाता है। इसलिए नासरुद्दीन महमूद शाह ने बलबन को वापस दिल्ली बुलाता है। अब जैसे ही बलबन वापस दिल्ली आया तो इसने क्या किया, बलबन ने रेहान को सबसे पहले दिल्ली से बाहर किया, यानी बदायूं भेजा। बदायूं से इसने भेजा बहराइच, यानी उत्तर प्रदेश वाले इलाके में। बहराइच में इसकी बलबन के द्वारा हत्या करवा दी जाती है। ये लो भी, इसका काम खत्म। बस कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, ये पूछा जा सकता है कि शांति का अपहरणकर्ता किसे कहते हैं, तो इमादुद्दीन रेहान को कहते हैं। धर्मयुच्युत या षड्यंत्रकारी किसे संज्ञा दी जाती है, तो नासरुद्दीन महमूद शाह को दी जाती है। और अंतिम प्रश्न कि 1265 ईस्वी में इसी व्यक्ति यानी नासरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है दिल्ली में। तो ये लो नासरुद्दीन महमूद शाह कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बलबन। तब तक बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।